तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन आज तीसरे सत्र को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने, AI के सुरक्षित उपयोग और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका के दौरे का रविवार को तीसरा और अंतिम दिन था। पीएम मोदी रविवार को G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में शामिल हुए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका IPSA शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि IBSA केवल 3 देशों का समूह नहीं, बल्कि 3 महाद्वीपों, 3 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों और 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सम्मेलन में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि IPSA कोई आम ग्रुप नहीं है, यह एक जरूरी प्लेटफॉर्म है। यह फोरम ग्लोबल साउथ की आवाज, उम्मीदों की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह फोरम 3 बड़ी डेमोक्रेटिक ताकतों और 3 बड़ी इकोनॉमी को जोड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में करीबी तालमेल आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन 21वीं सदी की असलियत से बहुत दूर है। इंस्टीट्यूशनल सुधार अब ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी में अवसरों की असमानता पर चेताया। पीएम मोदी ने कहा कि फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। AI का लाभ हर जिले, हर भाषा तक पहुंचाना लक्ष्य है। पीएम मोदी ने AI के गलत उपयोग पर रोक लगाने की जरूरत बताई। पीएम मोदी ने कहा कि अपराध और आतंकवाद में AI का इस्तेमाल खतरनाक है। पीएम मोदी ने कहा कि टैलेंट मोबिलिटी का ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करें G20। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के कठिन समय में भारत ने 150 से अधिक देशों को वैक्सीन और दवाई दी है। G20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक समापन हो गया है। सभा के दौरान बार बार घोषणा की गई कि G20 का गैविल औपचारिक रूप से बंद हो गया है और अगली अध्यक्षता अब अमेरिका को स्थानांतरित होगी। हालांकि एम्बेसडर ने बताया कि गैविल को अभी बैंग किया गया है, लेकिन तुरंत हस्तांतरण नहीं हुआ। इसका मतलब है कि G20 अध्यक्षता का औपचारिक स्थानांतरण बाद में तय किया जाएगा। I now say that this gavel of this G20 summit formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. The summit is therefore closed. G20 के तीनों सेशन की थीम इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेटिक रेजिलियंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा। पीएम मोदी ने G20 एजेंडा पर भारत की सोच दुनिया के सामने रखी। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने 20 ग्लोबल लीडर्स के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठक भी की। देश प्रदेश में अगली खबर लखनऊ से, जहां दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में सीएम योगी और RSS प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। सीएम ने गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। वहीं मोहन भागवत ने गीता के हर श्लोक को सीख का स्रोत बताया। देखिए रिपोर्ट। धर्म हमारे यहाँ जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है, जिसके महोत्सव के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। राजधानी लखनऊ में गोमती नगर विस्तार स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कहा कि संगठन में लोग निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं और इसके बाद देश हित की भावना से संगठन को सहयोग करते हैं। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। का इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है।
हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है। और वहीं कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गीता के 18 अध्याय के हर श्लोक में नई बात सीखने को मिलती है। धर्म के आधार पर लड़े गए हर युद्ध का परिणाम लाभकारी ही होता है। लाभ हानि यश अपयश राग द्वेष सबकी चिंता छोड़ के इन दुविधाओं से बाहर निकलकर धर्म के लिए, देश के लिए, ईश्वर के लिए, अपने आत्मा के सम्मान के लिए हमको अपना कर्तव्य करते रहना है। उससे क्या मिलेगा ये सवाल नहीं करना, अपना धर्म चलना। हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू समाज है, हम हिंदू राष्ट्र है, हम सारी दुनिया को सेवा का संदेश देंगे, त्याग का संदेश देंगे, धर्म का संदेश देंगे, वैसा हमारा जीवन होगा, उससे दुनिया सीख। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य गीता के संदेश को घर घर और जन जन तक पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों के लिए गीता आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गीता आए और बच्चों को शुरुआत से ही गीता के संस्कारों की शिक्षा दी जाए। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई रविवार को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, जहां 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत सोमवार 24 नवंबर को शपथ लेंगे। नए CJI के शपथ समारोह में कौन कौन शामिल होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई का कार्यकाल पूरा हो चुका है। रविवार को वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का ये शपथ ग्रहण बेहद खास और हटकर होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आयोजन में 7 देशों के चीफ जस्टिस शामिल होने वाले हैं और भारत में किसी CJI का ऐसा शपथ ग्रहण पहली बार होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर राष्ट्रपति भवन में निमंत्रण पत्र तैयार हो गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा। इस आयोजन में 7 देशों के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के दिन ब्राजील समेत 6 देशों के 1 दर्जन से ज्यादा जज और चीफ जस्टिस मौजूद रहेंगे। डेलीगेशन में ब्राजील, भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका से चीफ जस्टिस शामिल होंगे। साथ ही 7 देशों के सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके साथ आए परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने अपने करियर में कई अहम फैसलों की सुनवाई की है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत कई ऐतिहासिक मामलों में शामिल रहे हैं। उन्होंने संवैधानिक मामलों और प्रशासनिक कानून पर 1000 से ज्यादा फैसले किए हैं। उनके सबसे चर्चित फैसलों में आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला शामिल है। इसके साथ ही कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित करने का आदेश और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण देने का निर्णय भी शामिल है। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। वो 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर रिटायर होंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार में SIR से जुड़े मामलों की सुनवाई भी की है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को रेखांकित करने वाले एक आदेश में जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख नामों की डिटेल सार्वजनिक की जाए। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। आज प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने श्री राम मंदिर पहुंचकर दर्शन किया। उन्होंने DD न्यूज से बातचीत में कहा कि PM मोदी की मौजूदगी में ये समारोह ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। देखिए। ध्वजारोहण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम तैयारियां चल रही हैं। क्या कहेंगे PM मोदी की मौजूदगी में? प्रभु रामलला के मंदिर के लोकार्पण के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए पधार रहे हैं। हम सब उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और इस सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया देखेगी जब प्रभु रामलला का मंदिर भी बनकर के तैयार हुआ और सनातन की पताका
लहराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। राम राज्य की जो परिकल्पना थी वो साकार होते हुए नजर आ रही है। अयोध्या पूरी तरीके से देख रहे हैं कि अयोध्या पूरी तरह से सज गई है। हर अयोध्यावासी के मन में एक लालसा थी सैकड़ों वर्षों से, आज उसको पूरा करने का समय आ गया। दुनिया भर के लोगों की इस भव्य कार्यक्रम में निगाह बनी हुई है और तमाम सारे लोग उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह होंगे। यहाँ पर तमाम सारे लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं यहाँ पर कि ये आयोजन दिव्य और भव्य होगा और तमाम सारी चीजें यहाँ पर बेहद ही खास की जा रही हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की पूर्ण तैयारी की जा रही है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। देश प्रदेश में एक बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और एनसीबी को बधाई दी है। दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने 262 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की थी और 328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन की भी जब्त की। और इस लिहाज से ये जो बधाई है गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार इस मामले को लेकर किया। हमारी सरकार ड्रग माफियाओं का कर रही है सफाया, अमित शाह ने ये कहा है और बधाई भी दी है पुलिस प्रशासन को लेकर, क्योंकि ये बड़ा अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश प्रदेश में अगली खबर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी एसआईए ने श्रीनगर से एक इलेक्ट्रीशियन तुफैल नियाज अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक तुफैल दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग में शामिल था। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईए ने शनिवार को श्रीनगर से एक और संदिग्ध तुफैल नियाज अहमद भट्ट को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक जांच में पुख्ता सबूत मिले हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि तुफैल दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग में शामिल था। अब एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल में उसकी भूमिका कितनी बड़ी थी। तुफैल नियाज भट्ट श्रीनगर के बटमालू इलाके का रहने वाला है। वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता था। अधिकारियों के मुताबिक तुफैल के दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल अहमद, राधर, उमर नबी और शाहीन शाहिद से संबंध हैं। दावा है कि तुफैल ही वो शख्स है जिसने आतंकी डॉक्टर उमर को AK-47 राइफल उपलब्ध कराई थी जब वो GMC श्रीनगर में कार्यरत था। दावा है कि तुफैल की मुलाकात आतंकी डॉक्टर उमर से उस वक्त हुई जब दोनों एक ही इलाके में किराए पर रह रहे थे। यही राइफल हाल ही में GMC अनंतनाग में डॉक्टर आदिल के लॉकर की तलाशी के दौरान बरामद हुई थी। डॉक्टर आदिल अहमद इस केस में पहले से ही NIA की कस्टडी में मुख्य आरोपी है। वहीं दावा यह भी है कि तुफैल नियाज ने यह हथियार एक पाकिस्तानी हैंडलर से हासिल किया था, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। एजेंसियां हैंडलर के मूवमेंट ट्रेल और मॉड्यूल तक पहुंचाए गए हथियारों की मात्रा और सोर्स का पता लगाने में जुटी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। मंदिर के चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। श्रद्धालु मंदिर में जाकर भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में मौजूद हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। देखिए। भगवान श्री राम का मंदिर जब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है, जिसकी विधिवत घोषणा 25 नवंबर को होगी, ऐसे में जो भगवान राम के भक्त हैं उनकी अनुभूति क्या है, वो क्या सोचते हैं इस मंदिर के निर्माण के बाद, उनके भावों को जानने के लिए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हर हर महादेव। राकेश कुशवाहा, बनारस से हूँ सर। एक समय था कि जब त्रिपाल में राम जी बैठे थे, मगर आज हम आपको कुछ बतला नहीं सकते। यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर में जाने के बाद आ रहे हैं, हम भी हैं, ये मेरी सिस्टर। तो मतलब ये हो रहा है कि हमको कहीं यहाँ कुछ करने को मिल जाए, कुछ सेवा करने को मिल जाए। ये हो कैसे गया हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। भव्य जी बताएं, भाव बताएं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ ग्रुपिंग अलौकिक, अदम्य, अविस्मरणीय। क्या कहेंगे? बस यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। 90 में आए थे पेपर देने, हम लोग का पेपर आउट हो जाता था तो सेंटर यहाँ पड़ता था, तो दीदी के घर आके रुकते थे,
फिर जो है फिर राम जी के दर्शन में, लेकिन हमने सोचा था बनेगा जरूर। अद्भुत और अविश्वसनीय है ये, और मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। अकल्पनीय है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। हिंदी के वो तमाम सारा शब्दकोश कम पड़ जाता है भाव व्यक्त करने के लिए भक्तों को। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, राम मंदिर परिसर, अयोध्या। देश प्रदेश में अगली खबर दिल्ली से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को ड्रग तस्करी के बड़े सप्लायर को गिरफ्तार किया। आरोपी ड्रग्स तस्करी के 2 मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को एक ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी करने वाले बड़े सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान तुषार के रूप में हुई है, जो महावीर एनक्लेव दिल्ली का रहने वाला है। जांच में पता चला है कि आरोपी ड्रग्स तस्करी के 2 मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच ने कैसे कार्रवाई की, अब यह भी जान लेते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को 21 नवंबर को ड्रग सप्लायर के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। क्राइम ब्रांच को पता चला कि तुषार दिल्ली के महावीर एनक्लेव इलाके में आने वाला है। गुप्त सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने महावीर एनक्लेव में ट्रैप लगाया। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी तुषार इंटरस्टेट ड्रग सप्लाई सिंडिकेट का मुख्य सदस्य है। पुलिस पूछताछ में तुषार ने कबूल किया कि वो एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है। वो बाहरी राज्यों से हेरोइन मंगाकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। उसके गिरोह के कई अन्य सदस्य भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने 2 मामलों में हाई प्योरिटी हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी थी, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई गई थी। आरोपी तुषार को अदालत ने 2 बड़े एनडीपीसी केस में भगोड़ा घोषित कर रखा था। यह कदम इंटरस्टेट नारकोटिक्स सिंडिकेट को तगड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए देश प्रदेश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण अब पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराकर अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के पूरे होने की घोषणा करेंगे। अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां भी चल रही हैं। DDUP संवाददाता विकास सिंह ने अयोध्या वासियों और राम मंदिर में निर्माण करने वाले श्रमिकों से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट।
ध्वजारोहण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या में तमाम बड़ी तैयारियां चल रही हैं। तमाम सारे लोग यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। इस पल को यादगार बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बड़े उत्सव किए जा रहे हैं। कितना कुछ खास है ये आयोजन, आप किस तरीके से देखते हैं अयोध्यावासी होने के नाते? आप मंदिर पे शिखर पे ध्वजारोहण के बाद ही वास्तव में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ, ऐसा सबका विश्वास है और परंपराएं भी हैं। समाज के अंदर बहुत उत्साह है। पिछली बार में जो लोग आए थे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं आ पाए थे। इस बार उनकी बारी है, वो लोग आ रहे हैं और समाज देखेगा और आप भी अनुभव करेंगे कि ऐसा कार्यक्रम न पीछे कभी हुआ था और भविष्य में होगा कि नहीं, इसके बारे में भविष्यवाणी करना तो कठिन है, मगर ये लगता है कि ऐसा कार्यक्रम फिर आगे देखने को नहीं मिलेगा। बार फिर से ऐतिहासिक क्षण आ रहा है अयोध्या के राम मंदिर। ये भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का दृश्य यहाँ दिखाई पड़ेगा। विहंगम दृश्य देख करके हर कोई अभिभूत हो जाएगा। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा इंतजार था इस क्षण का? हमने प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा और अब ध्वजारोहण समारोह देख रहे हैं। 350 वर्षों से संघर्ष करते करते आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अपने प्रभु श्री राम, अपने भगवान को हम इस स्वरूप में देख पा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में समस्त मंदिरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और यहाँ पर हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने इसमें श्रम किया है। कैसे देखते हैं, पूरे देश पूरी दुनिया को इसका इंतजार था, आप लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है, श्रम किया है, कैसा लगा है? बहुत ही अच्छा और गर्व महसूस होता है श्री राम मंदिर में काम करके, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यवस्था है हर चीज का। वर्करों के लिए बहुत प्राउड फील होता है। हम लोग को बहुत काम करके अच्छा लगा और हमारा भी सौभाग्य रहा कि हम राम भगवान के मंदिर को बना रहे हैं और अपने बस खून पसीना बहा के बना रहे हैं। और बहुत लोगों को आस लगी है कि जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए मंदिर और लोग यहाँ दर्शन करने आए और देखें कितना भव्य मंदिर बना हुआ है। आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, मंदिर का सेवा किए हैं हम लोग। तो ये तमाम सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि इनको मंदिर में सेवा करके बहुत ही अच्छा लगा। इनके लिए गौरव का पल है ये कि इन्होंने यहाँ पर काम किया। जिस मंदिर के लिए तमाम सारे लोगों ने त्याग और बलिदान किए, उसमें इनकी मेहनत भी शामिल है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। झारखंड और बंगाल में अवैध कोयला रैकेट पर ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापों में 14 करोड़ कैश, सोना और जमीन के कागज बरामद हुए, जहां एजेंसी डिजिटल सबूतों की जांच आगे बढ़ा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोयला माफिया एक ऐसा नेटवर्क जो सालों से सरकारी राजस्व को चूना लगाता रहा है, लेकिन इस बार ईडी ने ऐसा शिकंजा कसा है कि पूरे रैकेट में हड़कंप मच गया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में एक साथ ऐसी रेड पड़ी जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। सुबह सुबह दर्जनों टीमों के साथ ईडी ने माफियाओं के नेटवर्क पर बड़ा वार किया और जो बरामद हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। आइए अब आपको ले चलते हैं पूरी कार्रवाई के ग्राफिक्स की तरफ। देश में कोयला तस्करी लंबे वक्त से एक बड़ा रैकेट माना जाता है और अब उसी अवैध नेटवर्क पर ईडी ने सबसे बड़ा वार किया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक साथ 40 से ज्यादा ठिकानों पर धावा बोला। वहीं कई जगह भारी नकदी, सोना, जमीन के कागजात और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि इसे ईडी का सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा सकता है। क्या क्या मिला, किन पर शिकंजा कसा, चलिए पूरे मामले पर नजर डालते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 44 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जहां ईडी की टीम ने झारखंड में 20 लोकेशन और बंगाल में 24 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई अवैध कोयला खनन, चोरी और तस्करी से जुड़े पूरे मामलों पर आधारित थी। जांच में लाल बहादुर सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमका, अमर मंडल जैसे कई बड़े नामों पर कार्रवाई हुई। बंगाल में नरेंद्र खड़का, कृष्ण मुरारी कयाल, युधिष्ठिर घोष के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। छापेमारी में 14 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, सोना, आभूषण, जमीन के कागजात और डिजिटल डिवाइस जब्त किया गया। ईडी के मुताबिक बॉर्डर एरिया में एक बड़ा संगठित कोयला रैकेट एक्टिव था, जिसमें लोकल अधिकारियों की मदद के बिना दस्तावेज की कोयला सप्लाई की जा रही थी। छापों में गैर कानूनी कैश कलेक्शन की डायरियां, रजिस्टर और अकाउंट बुक्स भी बरामद हुई। वहीं तलाशी में 100 से ज्यादा ईडी अधिकारी और सीआरपीएफ जवान शामिल रहे। ईडी की संयुक्त कार्यवाही कोयला माफियाओं पर बड़ी चोट मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कैश और जमीन के दस्तावेज जब्त हुए हैं। वहीं जांच एजेंसी का कहना है कि माफिया नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और इस ऑपरेशन के बाद अब कई और नामों के भी उजागर होने की संभावना है। फिलहाल बरामद डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूतों की जांच जारी है।
देश प्रदेश में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दरें लगातार छठे साल भी नहीं बढ़ाई गई हैं। जहां उपभोक्ता परिषद ने इसे बड़ी जीत बताए, मौजूदा दरें यथावत रहेंगी, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी पर अब सख्त कार्रवाई होगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के हक में बड़ा निर्णय लिया है। इस वर्ष भी बिजली उपभोक्ताओं की मौजूदा दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां लगातार छठे वर्ष बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन अब बिजली चोरी पर पूरी तरीके से सख्ती होगी। आयोग ने यह फैसला 3.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए किया है। लगातार छठे वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। राज्य में बिजली की दरें अंतिम बार वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ी थीं। आयोग ने नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड में भी बिजली की दरें यथावत रखने का आदेश दिया। NPCL पोषित उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 10% की छूट मिलती रहेगी। यूपी पावर कारपोरेशन ने बिजली दरों में 45% तक वृद्धि का प्रस्ताव आयोग में दाखिल किया था। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों पर सुनवाई के बाद अपना निर्णय दिया है।